क्या क्या पढ़ा दिया है हमने, रेट कैसे डिसाइड होती है, किस तरीके से हमारा एवरेज और इंसिडेंस रेट हम डिसाइड करते हैं। साथ में हमने ये भी पढ़ लिया यहाँ पे कि ऑर्डर कैसे निकाली जाती है, मोलिकुलरिटी कैसे निकाली जाती है, कैसे हम जज करते हैं, ये सब हमने देख लिया है। साथ में रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के बारे में भी हमने जान लिया। तो आज मैं आपको सीधे लेके चलूंगी, एक टर्म है एक्चुअली मोलिकुलरिटी ऑर्डर में, थोड़ा सा इसमें कोई भी आपको रिएक्शन देती हूँ। अब लेट मी टेक एनी रिएक्शन मैं ले रही हूँ, जैसे कि ठीक है चलो मैं एमोनिया का डिकम्पोजिशन आपको बताती हूँ जस्ट फॉर सम टाइम। उसके बाद हम सीधे चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे, उसके बाद सीधे मेरा टॉपिक बनेगा हाफ लाइफ, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगी। हाफ लाइफ के बाद सीधे चलेंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है। और आपको मैंने होमवर्क भी अपलोड करा, 30 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे बोर्ड के क्वेश्चंस है, और वो प्लीज कर लेना। आज मैं फर्दर पढ़ा रही हूँ आपको आगे की जो ये है मैं आपको करवा देती हूँ जो डेरिवेशंस है। बट ये जो आपको आज क्वेश्चंस मिला है ना, कल उसकी डाउट क्लियरिंग क्लास कर लूंगी। तो और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो शायद आपके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है। अलाउ करनी है रिदम? हाँ अभी अलाउ कर रही हूँ। और उसके बाद तो वही मैं बोल रही थी आपको कि क्वेश्चंस हो सकता है आखिर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं आपको लगे थोड़ा डिफिकल्ट पैटर्न का है, बट वो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ऑर्डर्स, मोलिकुलरिटी, इस तरीके का आपको क्वेश्चंस मिला है आज। सो प्लीज एंड प्लीज वो सारे क्वेश्चंस कर लेना। उसमें से कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है, रिपीटेशन भी चलता है क्वेश्चन का, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो 3-4 सालों में आए हुए हैं और फिर रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो कल जैसे भी करके वो सारे क्वेश्चंस रन कर लेना, यहीं पे डाउट क्लियरिंग क्लास भी चलेगी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, अभी थोड़ा सा हल्के से देख लेते हैं ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, बेसिकली इसके बीच का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। मोलिकुलरिटी में क्या कहा था आपको, मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कोई भी रिएक्शन को देखते ही, मान लो मुझे कोई रिएक्शन मिला हुआ है, उस रिएक्शन को जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन में मोलिकुलरिटी तो बता दूंगी, बट मैं ऑर्डर बता नहीं पाऊंगी। ऑर्डर मैं जज नहीं कर सकती हूँ किसी भी रिएक्शन का, अनलेस अगर मैं उसे इस तरीके से लूं कि मैं खुद कैरी आउट कर रही हूँ और मैं एक ऑर्डर उसका मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि हाँ ये ऑर्डर ऐसा बन रहा है, या कोई एक्सप्रेशन मुझे मिला है रेट रिएक्शन का, तब जाके मैं ऑर्डर निकाल सकती हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल कि जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन आई कैन जज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपको बताया था मैंने। तो मान लो रिएक्शन है जो कि मुझे दे रहा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस दे रहा है। एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस मुझे मिल रहा है। अच्छा, अब ये प्लैटिनम सरफेस के ऊपर करा जाता है, काफी सारे ये कई सारे जगह पे हम इसको आयरन कैटलिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे कैटलिस्ट डालते हैं, प्लैटिनम सरफेस के ऊपर हाई हीट के थ्रू ये रिएक्शन अगर कैरी आउट होता है तो ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा ये जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब है ये हाई हीट में और प्लैटिनम सरफेस के ऊपर से लिया जाता है, तो ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, आपने जब इसका फॉर्मेशन पढ़ा था हैवर्स प्रोसेस में, हम इसका फॉर्मेशन पढ़ते हैं, हैवर्स प्रोसेस इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। तो हैवर्स प्रोसेस में आपने क्या पढ़ा था, आपने आयरन कैटलिस्ट लिया था। जब आप उल्टा रिएक्शन चलाते हो तो आप आयरन कैटलिस्ट लेते हो, क्लियर ना। सो अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया करा है, दिस इज मैंने यहाँ पे प्लैटिनम सरफेस लिया है, अब मोलिब्डेनम भी लिया जाता है यहाँ पे जो कैटलिस्ट है। ठीक है, अच्छा ये जब रिएक्शन चलता है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो मैं देख के तो नहीं बता पाऊंगी कि जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो रेट है वो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंसी रखेगा ही नहीं, जीरो ऑर्डर। इसका मतलब है कि जो रेट चलेगा इस रिएक्शन का, जो भी रेट होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। कोई फर्क नहीं पड़ता रिएक्टिंग स्पीसीज कितना है उसे, तो किसके ऊपर फर्क आता, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेफिनेटली कैटलिस्ट का कुछ रोल होगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। इट इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन टेक्निक, इट इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन टेक्निक, आपने पढ़ा है सबसे सेमेस्टर में, ये एडजॉर्प्शन टेक्निक के ऊपर बेस्ड होता है। अब इसका मोलिकुलरिटी में क्या निकालूंगी, वो तो मैं देख के बता दूंगी, मोलिकुलरिटी में देख के बता दूंगी। 2 मोल है, मोलिकुलरिटी 2 है, 100% साफ दिख रहा है मुझे यहाँ पे मोलिकुलरिटी 2 जा रहा है, क्योंकि 2 मोल कोलाइड करेंगे तो ये बनेगा, 2 मोल कोलाइड करेंगे तो ये बनेगा, मोलिकुलरिटी 2 आ गया। ऑर्डर कैसे जानेंगे, ऑर्डर के लिए मैं ऐसे देख के नहीं बताऊंगी, ऑर्डर के लिए मुझे रेट देखना पड़ेगा, रिएक्शन का रेट क्या है, रेट एक्सप्रेशन में कौन सा
एक्सप्रेशन आ रहा है, रेट एक्सप्रेशन चेक कर लेते हैं। और रेट एक्सप्रेशन मुझे ये बताता है कि माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के एन एच थ्री टू द पावर जीरो, के एन एच थ्री टू द पावर जीरो, ये रेट एक्सप्रेशन बताता है। दिस इज अ फाउंड आउट वैल्यू, दिस इज अ फाउंड आउट वैल्यू, ये निकाला गया वैल्यू है, मैं नहीं निकाल सकती हूँ इसको खुद। जो प्रॉपर रिएक्शन कैरी आउट कर रहा है थ्रू मेनी ऑब्जर्वेशंस एंड मेनी कैलकुलेशंस, दे गॉट हियर, उनको ये पता चलता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या पता चल गया, जीरो का मतलब क्या है? That means the rate is independent of the reacting species. So here order is zero. So take another example. H2 gas plus Cl2 gas will give me 2 HCl gas. So how can you express the molecularity? कितना बनेगा इसका? डेफिनेटली 2 मोल इसके 1 मोल इसके 1 मोल, कोलिजन के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। इसका कांसेप्ट क्या है? इट्स अ कोलिजन थ्योरी, इट्स अ कोलिजन थ्योरी, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय कोलिजन्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मोलिकुलरिटी इज 2। अब ऑर्डर मुझे बताओ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू जज द ऑर्डर, मैं बिना रेट एक्सप्रेशन देखे मैं ऑर्डर जज नहीं कर पाऊंगी। सो लेट्स गो टू द रेट एक्सप्रेशन। एंड मुझे क्या मिला रेट एक्सप्रेशन देखने के बाद? ये मुझे मिल गया है। ठीक है, आफ्टर मेनी ऑब्जर्वेशंस ये मुझे मिला है कि हाँ H2 टू द पावर जीरो, H2 टू द पावर जीरो। इसका मतलब क्या है? ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो रेट है, इट इज जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 and zero order with respect to Cl2 also. That means it is independent of the reacting species, concentration of the reacting species. So what is the net order? This is zero. And I think now the concept is very clear between, about the difference between molecularity and order. हम कैसे decide करते हैं? ऑर्डर के लिए मुझे रेट एक्सप्रेशन चाहिए, मोलिकुलरिटी के लिए नहीं। मैं सीधा रिएक्शन देख के बता दूंगी मोलिकुलरिटी क्या है। ठीक है, अब सीधे चलते हैं। मान लो कोई रिएक्शन है यहाँ पे चल रहा है, यही पे बता देती हूँ मैं। एक्चुअली हाफ लाइफ का जो कंसेप्ट है, हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ भी निकालेंगे, 100% निकालेंगे। बट हाफ लाइफ होता क्या है मैं आपको थोड़ा बता। हाफ लाइफ का मतलब है आधी जिंदगी, जिसे आप बोलते हो। अगर मैं प्रॉपर हिंदी में आपको समझाऊं तो, so what is half life? It is the time taken for 50% of the total reactants to be consumed. जिस टाइम के अंदर मान लो रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, इनिशियली मैंने 10 मोल, मैंने 20 मोल से मैंने काम स्टार्ट करा था। यहाँ पे 20 मोल से मैंने काम स्टार्ट करा था। अब मैंने कुछ एक टाइम के बाद क्या चेक करा कि 10 मोल अभी रह गए। इसका मतलब है आधा रिएक्टेंट खत्म हो चुका है। वेरी क्लियर? मैंने 20 मोल से, फॉर एग्जांपल मैंने 20 मोल से काम स्टार्ट करा था, रिएक्शन स्टार्ट करा था। कुछ एक टाइम के बाद जब मैंने देखा तो कितनी रिएक्टेंट बचे हुए थे? 10 मोल बचे हुए थे। इसका मतलब ये है कि 10 मोल खत्म हो गए हैं, कंज्यूम्ड हो गए हैं। एंड व्हाट इज द जो कंजम्पशन में चले गए हैं, जो 10 मोल जो खत्म हो गए हैं, मतलब आधे खत्म हो गए। 20 मोल में से 10 मोल खत्म हो गए, 10, तो आधे खत्म होने के लिए कितना टाइम लगा? दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? फिर जब मैंने देखा तो 10 मोल रह गया। पहले मैंने 20 मोल लिया था, 20 मोल से मैंने काम स्टार्ट करा था। किसी भी रिएक्शन का जो टोटल रिएक्टेंट स्पीसीज का जो अमाउंट है, वो मैंने 20 मोल से स्टार्ट करा रिएक्शन को। कुछ एक टाइम के बाद जब मैंने देखा तो 10 मोल रह गए। कितने खत्म हो गए? आधा खत्म हो गया ना, हाफ खत्म हो गया। है, क्लियर है? आधे खत्म होने के लिए जो टाइम लगेगा, दिस इज टी हाफ। ये पहला टी हाफ है, दिस इज द फर्स्ट टी हाफ, यू नो, दिस इज द फर्स्ट टी हाफ। फिर रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है, 10 मोल से फिर 5 मोल बन गया, फिर आधा खत्म हो गया। दिस इज द सेकंड टी हाफ, दिस इज द सेकंड टी हाफ। तो टी हाफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ का मतलब क्या है? जितने कंसंट्रेशन रिएक्टिंग स्पीसीज के हैं, उसके आधे कंज्यूमेशन के लिए, कंज्यूम होने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए, दैट इज द टी हाफ।
फिर हो गया, मान लो ये फिर से आधा हो जाएगा, 2.5 मोल पे उतर आएगा, रिएक्टेंट स्पीसीज आधा आधा होता जा रहा है, आप चेक कर सकते हो। द टाइम टेकन फॉर 50% of the total reactant species to be consumed. ठीक है, ओके, तो ये इस तरीके से थर्ड हाफ लाइफ आ जाए। बिल्कुल है, पहले हाफ लाइफ में आधा हो गया फर्स्ट हाफ, फिर आधा हो गया सेकंड हाफ, फिर आधा हो गया। आपको पूछा जाएगा, मान लो किसी का 20 मोल है और 2.5 मोल पे आके उतर गया है, इन बिटवीन उसका कितना टी हाफ चला गया होगा, 3 हाफ तो चला ही गया होगा, 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टोटल अगर काउंट करो तो 3 हाफ लाइफ आती है इन बिटवीन। ठीक है, तो आपको मैंने वैसे ही ये थोड़ा समझाने के लिए करा था कि हाँ हाफ लाइफ एक्चुअली होता क्या है, आधा खत्म करना है मुझे। ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन, और थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करने के बाद मैं चलूंगी जीरो ऑर्डर पे, हाफ लाइफ को कैसे यूज करेंगे, एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देते हैं, और फिर बाकी हाफ लाइफ भी होता है, ऐसा भी नहीं कि खाली हाफ लाइफ का मतलब तो टी हाफ होता है, ताकि आपको 1/4 खत्म करना है, 3/4 खत्म करना है, तो वो भी एक एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो एक काम करते हैं, इफ दिस इज डन, मैं फिर हाफ लाइफ पढ़ा जिसको रब कर लेते हैं, तो मुझे थोड़ा स्पेस भी मिल जाएगा हाफ लाइफ के लिए। जितना है, जितना इनिशियली अभी प्रेजेंट है, एट दिस इंस्टेंट जितना मेरे पास प्रेजेंट है, उसका आधा होने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन फॉर द कंजम्पशन ऑफ 50% ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो ये ऊपर का मैं रब कर रही हूँ, मोलिकुलरिटी ऑर्डर आपको बता दिया गया है, क्लियर ना। अंकित प्रेजेंट है, अंकित? यस मैम। अच्छा, तुम्हारा पेपर कब था? अच्छा, तुमने दिया मैम नहीं मैंने है? सर दिया ही नहीं था। ओह अच्छा अच्छा। और बच्चे क्या बता रहे थे, कल का पेपर कैसा रहा? दीक्षांत प्रेजेंट है? दीक्षांत, कल का पेपर कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। मतलब इजी था, इजी था। इजी था, इजी था। अच्छा ठीक है, तो अनुराग का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया था, है ना अनुराग? अनुराग का थोड़ा डिफिकल्ट आ गया था मेरे ख्याल से। यस। थोड़ा सा नहीं, मैं ये भी देखती हूँ ना कि हर एक जो सेशन हो रहा है ना, थोड़ा लेवल में फर्क आ रहा है, कहीं पे थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, कहीं पे थोड़ा इजी कर दिया। तो दीक्षांत तुम्हारा इजी पेपर था? मैम अनुराग का एनसीईआरटी ज्यादा आया था, मेरा एनसीईआरटी थोड़ा कम आया था। अच्छा, अनुराग का एनसीईआरटी से ज्यादा आ गया था, ओके। वैसे तो मैंने हमने पेपर एनसीईआरटी, देखा था तो एनसीईआरटी से सारा आया था। ओहो, तभी ये ना दीक्षांत ये सब ना एनसीईआरटी पढ़ने बैठ गए थे मुझे लग रहा है देखने के बाद। फिर क्योंकि एक्चुअली पैटर्न जो होता है जेई मेंस का, एनसीईआरटी से जेई में, हाँ मेडिकल में आता है, एम्स में आता है, बट जेई मेंस में एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ये देख रही हूँ कि बच्चे बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है जेई मेंस, थोड़ा पैटर्न भी धीरे धीरे वो लोग इजी करते जा रहे हैं मुझे लग रहा है। सो वट एवर, बट जो जेई मेंस की तैयारी करती है कर रहा है, उसको फिर क्या हो जाएगा ना, एनसीईआरटी वाला उनको फिर लगेगा अरे ये तो थ्योरेटिकल आ गया, ये तो दूसरे तरीके से एनसीईआरटी के छोटे मोटे क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। बट कोई बात नहीं, तो तुम्हारा पेपर एनसीईआरटी से नहीं आया था ना, प्रॉपर जेई मेंस टाइप का आया था? मैम थ्योरी ज्यादा आई थी, मतलब फिजिकल तो कुछ भी नहीं आया था, सिर्फ क्वेश्चन आया ओह था। माय गॉड, ओहो, मैम मुझे फिजिकली आती थी, फिजिकली नहीं आया। थ्योरी मतलब रीजनिंग भी दे रखी थी। रीजनिंग था ना, रीजनिंग बेस्ड था, जी मेरा रीजनिंग बेस्ड थी। रीजनिंग बेस्ड था, कंसेप्चुअल बेस्ड था। देखते हैं देखते हैं, आज भी कुछ, आज तो काफी बच्चों का है, 18 है आज। जी मुझे का है आज। हाँ आज अमन का है, आज ओजस का है, आज मुदित का है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। कौशल का मुझे पता नहीं चल पा रहा है इसका कब हो गया कब हुआ है। और मानवी तो इस बार मेरे ख्याल से मानवी दे रही है कि नहीं, या नहीं दे रही है इस बार, नहीं पता चला मुझे ठीक से मानवी का, शायद नहीं दे रही है, मुझे लग रहा है नहीं दिया ना, हाँ नहीं। आप फिर भी मैं वही बोल रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन है ना, दे देते तो बेटर होता, पर कोई बात नहीं, नहीं दे रहे तो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं देखते हैं जब आप, इसका रिजल्ट फिर कब आएगा? आज तो लास्ट पेपर है, रिजल्ट कब आएगा बताओ?
मैम पहले वाले का 8 दिन बाद आ गया था, 8-9 दिन बाद। नहीं, 8 दिन बाद नहीं आया था। पहले का 26 को खत्म हुआ था और 26 के बाद आपका रिजल्ट आया था 7 तारीख को, 7 या 8। 8-9 दिन बाद ही आया था। हाँ, तो 10 दिन समझ लो, 10 दिन के बाद आया था। देखते हैं इस बार क्या होगा। ठीक है, चलो चलते हैं हाफ लाइफ क्या है। हाफ लाइफ, द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ, कंप्लीशन कंजम्पशन भी बोल सकते हो, फॉर द कंप्लीशन ऑफ 50% of the initial concentration of the reacting species. This is not 80%, this is 50%. Okay. Acha. So what is half life? The time taken or the time required for the completion of 50% of the initial concentration of the reacting species. आधा खत्म होना है। अच्छा, अब ये जो हाफ लाइफ है हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? हाफ लाइफ को हम टी हाफ भी लिखते हैं और हम क्या लिख सकते हैं, टी 0.5 भी लिखते हैं और क्या लिखते हैं, टी हम इसे लिखते हैं 50%। तीनों एक्सप्रेशन से आप हाफ लाइफ को डिनोट कर सकते हो, टी हाफ और टी 0.5 और टी 50%। इसका मतलब क्या है, 50% of the initial concentration has been consumed. Has been completed. और consumed बोल सकते हो। 50% of the initial concentration has been completed or you can call it consumed. So left कितना है बेटा, left का बहुत इंपॉर्टेंस है। सारे कैलकुलेशंस लेफ्ट को लेके होता है। कितना बचा, 50% खत्म हो गया, लेफ्ट 50%। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आता है नीचे ना, that is not for left, that is for the consumption. कितना खत्म हुआ यहाँ पे लिखते हैं, कितना खत्म हो गया। तो दिस इज माई 50%। कितना बचा, 50% बचा होगा। अच्छा, ये हो गया हाफ लाइफ। आपको बोलेंगे 3/4 लाइफ। व्हाट इज 3/4 लाइफ? व्हाट इज 3/4 लाइफ? 3/4 लाइफ, the time taken for the completion of 3/4 of the initial concentration. The time taken completion of 3/4 initial concentration. इसका मतलब 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 लाइफ का मतलब क्या है, the time taken for the completion of the 3/4 of the initial concentration का मतलब है 75% of the initial concentration. That is 75% of the initial concentration खत्म हो जाएगा 75%। डिनोट कैसे करोगे? You can write like this. This is, you can write like 3/4. T 3/4. T half आधा खत्म हो गया। 3/4 3/4 खत्म हो गया। और you can denote like this. 75% भी लिख सकते हो इसको, मतलब 75% खत्म हो गया। और you can denote by this T 0.5, 0.75। किसी भी तरीके से आपको दे सकते हैं। समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये इतना खत्म हो रहा है। That means 75% has been completed or consumed. So left कितना है, 25% लेफ्ट हो गया है। बचा कितना, अब कितना बचा 75% के बाद, 25%। बोलेंगे 1/4 लाइफ। व्हाट इज द 1/4 लाइफ? व्हाट इज द 1/4 लाइफ? कहीं पे बता देती हूँ आपको, व्हाट इज 1/4 लाइफ? मतलब 1/4 खत्म होने के लिए, इनिशियल से 1/4 खत्म होने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए? इसका मतलब है कितना खत्म हो रहा है, 25% खत्म हो रहा है। That I can write like this, T 1/4 और T मैं इसे बता सकती हूँ 25% लिख सकती हूँ आप इसको। इसका मतलब 25% खत्म होने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो 25% अगर खत्म होगा तो लेफ्ट कितना है, 75% बच जाएगा। और लेफ्ट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे कंप्लीशन, किसका हो रहा है कंप्लीशन?
75%, 25% का कंप्लीशन हो रहा है, 25% कंप्लीट हो गया 1/4 लाइफ में, बचा कितना? 75% बच गया। ठीक है, इसके लिए हम एक्सप्रेशन डायरेक्ट निकाल देते हैं, टी हाफ के लिए उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, और बाकियों को आपको सॉल्व अगर करना है तो नॉर्मल एक्सप्रेशन पे जाके आपको ये वाला वैल्यूज डाल देना है कि 75% खत्म हो गया, और तो कितना बचा? तो यहाँ पे लेफ्ट कितना है? यहाँ पे लेफ्ट 25% है, 25% लेफ्ट को लेके फिर आपको काम करके टाइम निकालना पड़ेगा, प्रॉपर्ली सारा करेंगे। सो थोड़ा समरी बता देती हूँ। हाफ लाइफ होता है द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, आधा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, कितना कितना टाइम में खत्म होगा? दैट इज द टी हाफ। T half T 0.5 T 50%, 50% of the initial concentration has been consumed, left is also 50%, 3/4 लाइफ, 3/4 खत्म होना है, मतलब 75% खत्म होना है, बचा कितना? 25% बच गया है। 1/4 लाइफ, 1/4 खत्म होना है, बचा कितना? 75% बचा हुआ है। इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला होता है, डिराइव फॉर्मूला होता है, वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर, बाकियों को तो नॉर्मल एक्सप्रेशन से निकाल के करना पड़ता है। इसके और भी कई सारे फॉर्मूले हैं कि टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ को कैसे काउंट करते हैं, ठीक है, और कितना किस तरीके से मेरा एक फ्रैक्शन अगर खत्म हो रहा है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, कैसे शॉर्ट में कैसे निकालते हैं, 3/4 के लिए शॉर्ट कैसे फॉर्मूला होगा, 1/4 के लिए शॉर्ट क्या फॉर्मूला होगा, ये सारे एंड में आपको प्रॉपर बता दूंगी। अभी सीधे चलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में चलते हैं, एक्सप्रेशन पे चलते हैं, ग्राफ में चलते हैं, ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। अभी फिर कोरोना का केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं बेटे, टुडे इट इज अराउंड 35,000 इंक्रीमेंट हो गया है इंडिया के जो कोरोना रेट्स है, हाँ बहुत बढ़ गए हैं अभी, ठीक है। आज एक दिन में महाराष्ट्र का 23,000 है अभी जो मैंने सुना, तो ये मैं रैप कर लूं बच्चे, डन है। दिल्ली का 500 कुछ, हाँ दिल्ली का 500 कुछ है, 500 कुछ दिखा रहा है, यस। तो बहुत केयरफुल, थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा कैजुअल होने लगे थे, थोड़ा सा ना फ्री हो गए थे कि चलो क्या है। अब बहुत अच्छा, तो बोर्ड आप क्या बोल रहे हो, और शिफ्ट हो जाएगा बोल रहे हो क्या? बोर्ड एग्जाम का डेट मैम तो नहीं इसलिए बेटा, कोरोना भी आ गया ना। इसीलिए कोरोना भी आ गया, बोर्ड के नहीं, एक्चुअली बोर्ड के डेट तो भी किसी स्कूल वगैरह खुल गए, जी मीन्स में आप सोच रहे हो कितने सारे बच्चे जा रहे हैं, रश पूरा है एकदम, बढ़ेगा बढ़ेगा, बट यही नहीं होता है ना, हर जगह तो नहीं बढ़ रहा है ना, एक एक जगह पे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एक्सट्रीम पे चढ़ रहा है, और बाकी स्लोप नीचे जा रहा है, तो ये है कैजुअल होना है। मैं खुद भी थोड़ा सा कैजुअल होने लगी थी, लगा कि हाँ चलो सब ठीक हो गया, कौन इतना ज्यादा फिर हैंड वॉश करो, मास्क पहनो, यू नो। और आप लोग भी इंस्टीट्यूट में बहुत केयरफुल रहना है, अभी देखते हैं कुछ फिर उसके लिए गाइडलाइन निकलेगा क्या होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वो टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूरा एक्सप्रेशन हम चलेंगे। अच्छा व्हाट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो रिएक्टेंट स्पीसीज के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, जीरो ऑर्डर, it is independent of the initial concentration of the reacting species. It is independent of the initial concentration of the reacting species. ये जो rate of the reaction है ये concentration के साथ dependency नहीं रखेगा। This is zero order reaction। अब इसका expression वगैरह देख लेते हैं क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टाइम कितना बचा है देखना, बताना मुझे इस सेशन के लिए। अभी है 5-10 मिनट, होगा डेफिनेटली 5 मिनट के आसपास होगा, बाकी जो भी है फिर हम तो अभी आपको और एक बार तो आना है, 5 मिनट बचा, चलो फिर आपको दोबारा आना है, अभी आज करा रहे तो कर लेते। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा रिएक्शन है, राइट डाउन, defined as a reaction in which the rate of reaction
is directly proportional to the zero power of the concentration of reactant species, defined as a reaction in which the rate of the reaction is directly proportional to the zero power का मतलब क्या है? Independent. Zero power of the concentration of the reactant species, that is the rate is independent of the concentration of reactant species. This is a zero order reaction. आपको पूरा पढ़ा रही हूँ मैं दोबारा, ठीक है? ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, बट कोई बात नहीं। बाकी बहुत बच्चे हैं, जो कुछ बच्चे नहीं आए थे उस टाइम। अच्छा, अब हम सीधे चलते हैं एक रिएक्शन एक्सप्रेशन पे, डेरिवेशन। कैसे डिराइव करोगे कि जीरो ऑर्डर के लिए किस तरीके का टाइम पीरियड बनेगा, कैसे टाइम है, क्या है? तो हम चलते हैं, कोई एक रिएक्शन ले लो जो R गिव्स प्रोडक्ट। इसका जब मैं रेट देखूंगी minus dr by dt, definitely this is equal to k r to the power 0। मैंने बताया है is to the zero power of the concentration of the reacting species तो यही है, पावर चढ़ गया 0, इसका मतलब डेफिनेटली अगर 0 है तो k ही बन जाएगा ना। something to the power 0 is 1, no? So this is a k, this is k, so that implies, मैं यहीं पे डेरिवेशन कराऊंगी आपको, वहीं पे ग्राफ देख लेंगे हम। minus dr by dt is equal to k। सो अगर पूरा एक्सप्रेशन हम चलते हैं तो dr is equal to minus k dt। अब चेक कर लो, माइनस को उस तरफ ले लो और dt को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, dr is equal to minus k dt। दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन कर लूंगी तो माइनस k तो कांस्टेंट है, इट कम्स आउट, और इस तरीके से मुझे इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ dr is equal to माइनस k, कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल दिया, dt ले लिया मैं, क्या हो जाएगा? तो दैट इंप्लाइज r is equal to, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r and this is equal to minus kt plus I। इंटीग्रेशन क्या होता है? कोई भी अगर आप लेते हो इंटीग्रेशन dx is equal to, सीधा आ जाएगा आपका x आ जाएगा। ये अगर मैं लेती हूँ तो ये माइनस k इंटीग्रेशन ऑफ dt is equal to, इसका इंटीग्रेशन करना है माइनस kt plus I, ये कांस्टेंट आएगा एक्स्ट्रा पूरा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या करना होता है कि चलो ठीक है, ये एक्सप्रेशन मेरा आ चुका है, R is equal to minus KT plus I। बट इनिशियली जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट करा होगा उस टाइम तो T 0 होगा ना। अगर T 0 हो गया तो ये पूरे 0 हो जाएंगे इनिशियल। T is equal to 0, मुझे बताओ जब टाइम 0 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन कहाँ पे आ जाएगा? ये पूरा 0 हो जाएगा। तो उस टाइम मैं क्या लेती हूँ? I is equal to R रह जाएगा खाली, क्योंकि T 0 है तो ये पूरा 0, तो I is equal to R। but initially R is equal to R naught, initially R is equal to R naught। जब मैंने रिएक्शन को स्टार्ट करा, मेरा इनिशियल रिएक्टेंट स्पीसीज कितना था? R naught का, तो I के बदले में R naught भी लिख सकती हूँ, ठीक है? so that implies R is equal to minus KT plus R naught। ठीक है? सो R is equal to minus KT plus R naught। सबसे पहले एक काम करते हैं हम, यहां से ये मेरा एक्सप्रेशन आ चुका है, किसका? R क्या है? हाँ यस बेटा अमन, हाँ हाँ बिल्कुल आती है बेटे अमन, डेरिवेशन आती है, डेरिवेशन आती है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन आता है, हाफ लाइफ का भी डेरिवेशन आता है एग्जाम में। आप बहुत लकी हो गए तो ये भी आ जाएगा, डेरिवेशन आता है ये। और आपको पता है ये हाई स्कोरिंग है, डेरिवेशन आ गया फुल स्कोर लिख के आ जाओ। डिराइव इजी भी डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें, यू कैन सी हियर। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को ग्राफ डिसाइड करना। ग्राफ में क्या होता है कि R is equal to K minus KT मतलब प्लस T। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताना R क्या है? R is the reactant left बेटा, R is the reactant left। कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है वो R है,